नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद तीन उपचुनाव हो चुके हैं, दुमका, बेरमो और मधुपुर, और इन तीनों जगह बाजी हेमंत सोरेन के हाथ लगी है। चौथे जगह का उपचुनाव खत्म हुआ है, मांडर उपचुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा फैक्टर यहां भारी पड़ेगा। मुख्य रूप से अगर मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबले में बंधु तिर्की और गंगोत्री कुजूर का नाम आते दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां देवकुमार धाम और असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री एक अहम फैक्टर बन गई है। अब सवाल यह है कि ये अहम फैक्टर चुनावी नतीजों को कितना प्रभावित करेगा। आज दिन भर हमारे संवाददाता मदन मांडर की कवरेज पे थे। उन्होंने क्या कुछ वहां देखा और महसूस किया है, मांडर में आपने क्या कुछ महसूस किया? मदन, सबसे पहले बात। बिल्कुल, देखिए काफ़ी उत्साह में थे जो वोटर्स थे वहाँ के। सुबह से ही जब 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो मतदान केंद्र पर जो है लगातार महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सब वर्ग के लोगों की कतार लंबी लंबी थी और लोगों ने वोट किया है। 60% के लगभग जो है मतदान हुआ है। तो इससे ये माना जा सकता है कि फैक्टर जो भी सामने आए, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया और फिर वो अब परिणाम जो आएंगे उससे ये स्पष्ट होगा कि आखिर जो रणनीति के तहत तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव को लड़ा और जो जिस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चले उसमें कितना कारगर हुआ उनका वो स्ट्रेटजी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये बातें सामने आ रही थी कि सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, ऐसे में अब देवकुमार धान भी एक फैक्टर बने हैं। तीसरा एक और है सुभाष मुंडा, जो कि देवकुमार धान के बहुत करीबी थे, राइट हैंड माने जाते थे। वो भी सीपीएम से उम्मीदवार बने। तो क्या वो मुंडा जाति के वोट को वो कन्वर्ट कर पाए हैं अपने में? अगर वो लिए हैं तो फिर ये मुसीबतें जो है बीजेपी या बंधु तिर्की किसकी बढ़ाया है, ये किसका मुसीबत बढ़ा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे ही देवकुमार धान बीजेपी से बागी होकर अंतिम समय में नॉमिनेशन करते हैं, फिर वो उसी दिन दावा करते हैं कि हमको एआईएमएम का सपोर्ट है और उनसे हमारी बात हुई है, वो हमको सपोर्ट करेंगे। ठीक 3 दिन बाद जब नाम वापसी का दिन आता है तो एआईएमएम के जो उम्मीदवार थे वो अपना नामांकन वापस लेते हैं और फिर उसी दिन घोषणा होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अब इनको हमारा समर्थन है। फिर उसके बाद ओवैसी का प्रोग्राम होता है, ओवैसी चुनाव प्रचार में आते हैं। राज्य सरकार और जो तमाम जो हाल के दिन में घटना राजधानी रांची में हुई उसका जिक्र करते हुए एक वर्ग को प्रभावित करने का कोशिश किया। अब तमाम जो चीज़ें हैं वो अब वोट में कन्वर्ट हो पाया या नहीं, ये 26 तारीख को मालूम होगा। लेकिन मांडर का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है कि जिस तरह से हैट्रिक सरकार ने पहले लगाई है, यानी कि हेमंत सरकार के दौरान, इस कार्यकाल के दौरान जिस तरह से 3 उपचुनाव हुए, दुमका, बेरमो और मधुपुर, उन तीनों पर जो जीत हासिल की थी एक के बाद एक लगातार, उससे सरकार के मनोबल तो ऊंचे थे। लेकिन क्या ये जो मांडर का उपचुनाव है इसमें वो जीत का सिलसिला बरकरार रहता है या फिर एक बार बीजेपी जो ब्रेक थ्रू लगाने की कोशिश कर रही है, क्या उसमें सफलता मिलती है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने भी इस चुनाव को काफ़ी स्ट्रेटजी के साथ लड़ा है। अगर आप देखें तो इस पूरे चुनाव में कोई भी एक ऐसा सभा नहीं हुआ जिसमें कि बड़ा आयोजन हो कह सकते हैं। भले ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश ने मोर्चा संभाला, चुनाव प्रचार का कमान संभाला, लेकिन कोई भी बड़े जो एक कार्यक्रम या चुनावी सभा जो है वो आयोजित नहीं किए गए। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को लगाया गया, ग्राउंड लेवल पर काम हुए हैं। जो तमाम जो विंग हैं बीजेपी के, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे अन्य जो मोर्चा है उसके महिला मोर्चा हो, तमाम मोर्चा के माध्यम से एक स्ट्रेटजी के तहत ग्राउंड लेवल पर काम किया गया था। तो वो कितना कारगर रहा, ये एक ट्रायल है बीजेपी का कि कोई बड़ा सभा ना करते हुए अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, पंचायत स्तर पर अगर हम लगाते हैं तो क्या इससे एक ब्रेक थ्रू मिलेगा बीजेपी को? ये तमाम चीज़ें जो है अब सामने आ चुकी है। मांडर की जनता ने अपना मत जो है वो ईवीएम में कैद कर दिया है। कहा जा सकता है कि बीजेपी ने इस बार अपने कार्यकर्ताओं के हाथों में कमान सौंपी थी चुनाव की। अब उसका कितना असर होता है देखने वाली बात होगी। ऐसे जब भी मांडर में आमने सामने का मुकाबला जब भी होता है तो बंधु तिर्की कद्दावर और जमीनी नेता होने के कारण भारी पड़ते नजर आते हैं, लेकिन जब चौथा या पांचवा प्रत्याशी
तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्याशी मजबूत स्थिति में आता है तब उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वहां गंगोत्री कुजूर के बाद जो तीसरे, चौथे और पांचवें प्रत्याशी होंगे वो वोटों को कितना प्रभावित करते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। ये तो हुई चुनावी नतीजों की बात, लेकिन अगर देखा जाए कि यह चौथा चुनाव जिसे बीजेपी भी गंभीरता पूर्वक लड़ रही है, ये हेमंत सोरेन के लिए साख और प्रतिष्ठा दोनों का सवाल बन चुका है। क्योंकि हाल के दिनों में, पिछले 3 महीनों में जिस तरह से हेमंत सोरेन पर लगातार हमले हुए हैं, जिस तरह से अदालत में मामले चल रहे हैं, ईडी की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में अगर उन्हें झटका लगता है तो वाकई में बहुत गलत मैसेज जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। सरकार के सूत्र बता रहे हैं, इसलिए हेमंत सोरेन ने भी पूरी ताकत झोंकी है। मदन, कितना अहम माना जा रहा है इस चुनाव को, खासकर सीएम हेमंत सोरेन के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री की एंट्री भी इस चुनाव में हुए, आखिरी वक्त में एंट्री कराया गया। कांग्रेस के जो तमाम बड़े चेहरे थे वो आखिरी वक्त में चुनावी मैदान में उतरे। तो ये भी हमने आज फिर बंधु तिर्की जी से जानने की कोशिश की थी कि आखिर ऐसा क्या स्ट्रेटजी था कि जो तमाम बड़े नेता थे उनको आखिरी वक्त में चुनावी मैदान में उतारा गया। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भी एक स्ट्रेटजी था और इसी के तहत आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री को भी चुनाव प्रचार में शामिल किया गया, कांग्रेस के मंत्रियों को शामिल किया गया, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको शामिल किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने 3 सभा की थी, सभी जगहों पर लोगों की भीड़ अच्छी थी और उन्होंने साफ तौर पर जो एक सरकार का कामकाज था उसके साथ साथ जो रांची की घटना हुई थी, जो उन पर ईडी और सीबीआई के ईडी के जो कार्रवाई चल रहे हैं, जो मामले अभी कोर्ट में हैं, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने जिक्र करते हुए बताया था कि ईडी अगर हम तक पहुंचना चाहती है तो वो सीधे आए, इधर उधर क्यों घूम रही है। ये बातें भी जनता के सामने उन्होंने रखा था। साथ ही ये भी कहा था कि एक आदिवासी का बच्चा आगे बढ़ता है तो ये मुसीबत उन लोगों के लिए है, वो परेशान करना चाहते हैं, उनकी मुसीबत बढ़ जाती है इससे। तो ये तमाम चीज़ें जो है जनता की अदालत में है और उसी को देखते हुए अब लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। देखने वाली बात ये होगी कि जब 26 को काउंटिंग होता है तो उस दिन वहाँ जो मांडर के जो तमाम प्रत्याशी हैं उसमें से जीत किसके सिर पर आता है। ये तो बंधु तिर्की की पुत्री शिल्पा नेहा तिर्की की किस्मत दांव पर लगी हुई है और समझ सकते हैं आप कि हेमंत सोरेन के लिए भी ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अदालत में माइनिंग लीज और सेल कंपनियों का मामला चल रहा है, ईडी की एंट्री हो चुकी है, कई तरह के सवाल सरकार पर लगातार खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है, ये मांडर उपचुनाव से पता चलेगा। इसलिए हर किसी को इंतजार अब नतीजों का है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।